ये सिर्फ एक भूलने की ही बीमारी नहीं है। भूलना एक इसका पार्ट है। मेमोरी इम्पेयरमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ अल्जाइमर, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। हम लोग बात करते हैं आम यंगस्टर्स में कि अरे पेन रख के भूल गए, लैपटॉप रख के भूल गए, अरे उसको कुछ बताना था भूल गए। ये सब भी अल्जाइमर्स का ही है। अगर ये आपकी भूलने की बीमारी बार बार हो रही है और परसिस्टेंट है, प्रोग्रेसिव है और आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो ये फिर आपके डिमेंशिया के लक्षण हो सकते हैं। कोई पैनिक वाली सिचुएशन आ गई या फिर कोई बहुत खुशी वाली सिचुएशन आ गई, तो क्या अल्जाइमर्स के मरीजों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनका दिमाग स्टक हो जाए, कि उनको समझ में नहीं आए कि क्या रिएक्शन दें? तो अल्जाइमर के पेशेंट में जैसे मैंने कहा कि जैसे वो बार बार रिपीटिशन करते हैं चीज़ों का, तो अगर हम उनको बार बार टोकते हैं या एक ही क्वेश्चन को हम भी उनको बार बार पूछते हैं कि भाई इसका क्या जवाब है, अगर हम बार बार फायरिंग करेंगे क्वेश्चंस की, तो वो फिर उनका ब्रेन जो है कंफ्यूज हो जाता है। वो आज क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, उन सब के बारे में ना वो बात करेंगे ना उनको याद है, बचपन की चीज़ें याद आती हैं। ब्रेन का कुछ पर्टिकुलर पार्ट है, टेम्पोरल लोब, पर्टिकुलरली उसमें भी हिपोकैम्पस का एरिया होता है, जो हमारी न्यू लर्निंग एबिलिटीज़ एंड हमारी रिसेंट मेमोरी को कंट्रोल करता है, तो उसमें ये इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो लेकिन पेशेंट को जो रिमोट मेमोरी है या पास्ट मेमोरी है पेशेंट की, वो इसमें इंटैक्ट रहती है। में डाइट का रोल है, खाने की कुछ ऐसी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं डाइट हमारे का brain बिल्कुल के? डेफिनेटली एक हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लें, मेडिटेरियन डाइट जिसे हम कहते हैं कि फुल ऑफ फ्रेश प्लांट फूड्स हो गए या आपके सीड्स हो गए और नट्स हो गए। कौन से रिस्क को हम अभी से करेक्ट करें, कंट्रोल करें, सो दैट हम कम से कम रिस्क में रहें अल्जाइमर्स होने? डायबिटीज़ का मैनेजमेंट आपका परफेक्ट हो, आपका बीपी कंट्रोल रहे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन रहे, ओबेसिटी नहीं हो, फिजिकल एक्टिविटी करें आप, आपकी स्लीप अच्छी हो, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आपको वर्क करना है। आज आप 30s, 40s और 50s के अंदर आप इन चीज़ों पे अपना ध्यान दोगे तो लेट लाइफ में जाके आपकी कॉग्निटिव हेल्थ जो हेल्दी रहेगी, आपको रिस्क कम हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई नई भाषा सीखते हैं या कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं तो अल्जाइमर्स का रिस्क कम हो सकता है इससे, क्योंकि ये आपके ब्रेन को चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल, ब्रेन का रिजर्व आपका मेंटेन करेगा, तो उससे आपको रिस्क को कट डाउन करेगा। और जिनको अल्जाइमर हो भी गया है या डिमेंशिया अभी अर्ली स्टेज में है, उनको भी हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो एक उनको लैंग्वेज का ऐप डाउनलोड कर दो, नई लैंग्वेज लर्न कराओ, कोई न्यू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करो या सिंगिंग करो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ें कहीं रख कर भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, अचानक से आप जो बात बोलने वाले होते हैं वो भूल जाते हैं, या धीरे धीरे ये हैबिट आपकी बढ़ती जा रही है और आपको लग रहा है कहीं आपको भूलने वाली बीमारी तो नहीं हो गई है, लेकिन आपको इन सब सिम्टम्स को वॉच आउट करने की ज़रूरत है। आपको बता दें, इंडिया में एक उम्र क्रॉस करने के बाद बहुत सारे लोग अल्जाइमर्स होने के रिस्क पर है, जिसे आमतौर पर भूलने की बीमारी कहते हैं। बट आजकल यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन लेकर के आते हैं कि वो छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते हैं। अब ऐसे में वो कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं हमें भी तो अल्जाइमर्स नहीं हो गया। तो एग्जैक्टली क्या है अल्जाइमर्स, किसे हो सकता है, इसके लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं, क्या ये कभी इलाज हो सकता है अल्जाइमर्स का, ये पूरी तरीके से ट्रीटेबल है या क्योरेबल है, इसके लिए मेडिसिन क्या आई हैं, इन सब टॉपिक पर, इन सब चीज़ों पर आज जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर के जंदन, जो कि डायरेक्टर है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, सीके बिरला हॉस्पिटल, दिल्ली में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक अल्जाइमर्स के बारे में सही जानकारी पहुंचा सके। सबसे पहले यही बताइए कि अल्जाइमर्स एग्जैक्टली हमारे ब्रेन के साथ क्या करता है? क्या ये सिर्फ भूलने की बीमारी है, याददाश्त चली गई इसका मतलब यही अल्जाइमर्स है, या इसका डेफिनेशन क्या होगा? हाँ, देखिए, अल्जाइमर एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और ये सिर्फ एक भूलने की ही बीमारी नहीं है। भूलना एक इसका पार्ट है। मेमोरी इम्पेयरमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ अल्जाइमर, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि अल्जाइमर का डिजीज़ का एक पार्ट होते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर इम्पेयरमेंट होना, विजुअल स्पेशल फंक्शन में होना, और ग्रेजुअली आपके जजमेंट में फंक्शन आना, और ग्रेजुअली जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती जाती है तो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को, डेली लाइफ में भी आपके अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो अल्जाइमर सिर्फ एक भूलने की बीमारी नहीं है, एक मल्टीपल सिम्टम कॉम्प्लेक्स है जो कि आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। बिल्कुल। ये क्या सिर्फ बड़े बूढ़ों की बीमारी है या यंगस्टर्स को भी अफेक्ट कर सकती है? अल्जाइमर वैसे तो नॉर्मली अधिकतर 65 प्लस की एज ग्रुप में ज़्यादा पाई जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है अल्जाइमर होने के लिए वो एडवांसिंग एज है, बढ़ती हुई उम्र एक इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। लेकिन
जब ये अल्जाइमर डिमेंशिया की बीमारी लेस देन 65 ईयर्स में होती है तो उसको अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर भी कहते हैं। तो मतलब लेस देन 65 में कौन से एज ग्रुप ज़्यादातर कॉमन होते हैं? लेस देन 65 में मतलब 50 से लेके और 65 के बीच का जो पीरियड है इसको अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर भी कहते हैं। लेकिन जो हम लोग बात करते हैं आम यंगस्टर्स में कि अरे पेन रख के भूल गए, लैपटॉप रख के भूल गए, अरे उसको कुछ बताना था भूल गए, ये सब भी अल्जाइमर्स का ही है या फिर ये अलग है? देखिए ये हमें इसको देखना है कि कभी कभार कोई चीज़ रख के भूल जाना या कोई नाम याद ना आना या कोई अपॉइंटमेंट मिस कर देना, उसका याद ना आना, और लेकिन थोड़ी देर के बाद में या कुछ समय के बाद वो याद आ जाता है। ये तो एक नॉर्मल एजिंग या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी किसी भी इंडिविजुअल इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर ये आपकी भूलने की बीमारी बार बार हो रही है और परसिस्टेंट है, प्रोग्रेसिव है और आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो ये फिर आपके डिमेंशिया के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर अल्जाइमर्स के मरीज़ करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सच में ये अल्जाइमर्स ही है या कुछ और अलग चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अगर कोई आम इंसान है, लेट सपोज कोई हमारा कलीग है, वो पेन वेन रख करके लैपटॉप रख के कहीं भूल गया, बट उसको याद आ गई कि हाँ मैंने कहाँ रखा था। क्या ऐसा होता है कि अल्जाइमर्स के मरीज को वो चीज़ कभी याद ही ना आए, वो रख के भूल गए हमेशा? तो मैंने जैसा कि कहा कि अल्जाइमर के पेशेंट में ये चीज़ें बार बार होती हैं, फ्रिक्वेंट होती है, उसको याद भी नहीं आता। जैसे किसी ने अपॉइंटमेंट लिया, भूल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद में याद आएगा। जबकि अल्जाइमर वाले पेशेंट में अगर उनको डिमेंशिया सेट इन हो गया है तो वो इस बात को भी भूल जाते हैं कि उन्होंने अपॉइंटमेंट ही लिया था। हाँ। तो आपको इस बार के लिए इस बात के लिए वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। अगर कोई मरीज है जो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है, क्या ये भी एक अल्जाइमर्स का साइन है? बिल्कुल, ये भी सिम्टम हो सकता है अल्जाइमर का। बार बार किसी भी कन्वर्सेशन को रिपीट करना या कोई एक इवेंट को करना या नई लर्निंग इवेंट जो होती है बार बार उसको भूल जाना और उसको रिपीटिशन करना, ये अल्जाइमर का इंडिकेशन होता है, डिमेंशिया का इंडिकेशन होता है। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें कई लोग कहते हैं ना कि दिमाग काम करना बंद कर दिया, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोई पैनिक वाली सिचुएशन आ गई या फिर कोई बहुत खुशी वाली सिचुएशन आ गई, तो क्या अल्जाइमर्स के मरीजों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनका दिमाग स्टक हो जाए, कि उनको समझ में नहीं आए कि क्या रिएक्शन देना है? बिल्कुल। तो अल्जाइमर के पेशेंट में जैसे मैंने कहा कि जैसे वो बार बार रिपीटिशन करते हैं चीज़ों का, तो अगर हम उनको बार बार टोकते हैं या एक ही क्वेश्चन को हम भी उनको बार बार पूछते हैं कि भाई इसका क्या जवाब है, अगर हम बार बार फायरिंग करेंगे क्वेश्चंस की, तो वो फिर उनका ब्रेन जो है कंफ्यूज हो जाता है, वो स्टक हो जाएंगे, दे विल बिकम हेल्पलेस एंड कंफ्यूज्ड। क्या रिएक्शन भी स्लो हो जाता है? जैसे अगर कोई ठंडी चीज महसूस हो रही है तो वो धीरे या बहुत टाइम के बाद समझ में आएगी? वो नॉर्मली एडवांस स्टेज ऑफ अल्जाइमर में ऐसा होगा मतलब कि जब मेमोरी इंपेयरमेंट के अलावा जब बाकी मोडेलिटीज ऑफ ब्रेन आपकी अफेक्टेड हो जाती है तो फिर पेशेंट के साथ में ऐसा भी होने लग जाता है। क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा सुना है कि बूढ़े लोग जो हैं उनको चीज़ें फील नहीं होती हैं, ठंडा हो, गर्म हो, कोई टेम्परेचर चेंज हुआ है या किसी की बात है तो वो धीरे से या बहुत देर के बाद सुनाई देती है, फील होती है, या टच वाला जो सेंसेशन होता है, तो ये सब भी अल्जाइमर? ये एडवांस स्टेज ऑफ अल्जाइमर में बहुत ही एडवांस स्टेज जब होगी, जब ग्लोबल कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाएगा पेशेंट का, कि उसको गर्म ठंडे का पता ही नहीं लगे, पेशेंट को सेंसेस नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मतलब लॉस ऑफ सेंसेस भी हो सकता है, एडवांस स्टेज में हो सकता है। इसी में डॉक्टर क्या बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया या गुस्सा करने लगा? बिल्कुल। तो न्यूरोसाइकेट्रिक या न्यूरो बिहेवियरल जो चेंजेस हैं, दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अराउंड 30 to 40% केसेस में बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज पाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, एप्रीहेंशन, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, एवन फ्रैंक साइकोसिस। पेशेंट को कई बार कोई चीज़ दिखना, विजुलाइज होना, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं हमारी भाषा में, वो भी हो सकता है। पेशेंट का स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट अग्रेसिव भी हो सकता है। वो आपकी अपने जो केयर गिवर्स हैं उसके, कोई हेल्प मेड है घर की या कोई भी होगा, उसके ऊपर वो वायलेंट भी हो सकता है पेशेंट, फिजिकली या वर्बली अब्यूज भी कर सकता है पेशेंट। अच्छा, तो ये सिम्टम भी अल्जाइमर्स के पेशेंट में आ जाते हैं। एक मैंने अक्सर देखा है, हम अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं कि मेरे आसपास के जितने भी लोग जो अभी बूढ़े हो चुके हैं, लेट सपोज 65-70 साल के हैं, पता नहीं क्यों वो अपने बचपन की बातें करते हैं, वापस उनको है कि हमें अपने गांव जाना है, वहीं रहना है, आज क्या हो रहा है, कल क्या होने वाला है, उन सब के बारे में ना वो बात करेंगे ना उनको याद है, बचपन की चीजें याद आती हैं। बिल्कुल। तो ये भी अल्जाइमर्स का साइन है? अल्जाइमर डिमेंशिया बेसिकली ब्रेन का कुछ पर्टिकुलर पार्ट है, टेम्पोरल लोब, पर्टिकुलरली उसमें भी हिपोकैम्पस का एरिया होता है, जो हमारी
न्यू लर्निंग एबिलिटीज़ एंड हमारी रिसेंट मेमोरी को Affect कंट्रोल करता है, तो उसमें ये इफेक्ट ज़्यादा होता है। हम्म, तो लेकिन पेशेंट को जो रिमोट मेमोरी है या पास्ट मेमोरी है पेशेंट की, वो इसमें इंटैक्ट रहती है, क्लियर याद रहता है। क्लियर याद रहती है। इसलिए पेशेंट वो अपनी पुरानी बातों को रिपीट करते हैं क्योंकि ये वाली चीज़ें उनको उनकी इम्पेयर्ड है, ठीक डे है। टू डे लर्निंग जो है। इसमें क्या जैसे कई बार नाम भूल जाना, घर का रास्ता भूल जाना, अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है, घर के बाहर ही खड़े हैं, पता ही नहीं घर कौन सा है। हाँ, तो ये तो अल्जाइमर का सिम्टम है ही, जैसे मैंने बताया कि विजुअल स्पेशियल डिसोरिएंटेशन हो जाता है, डिसोरिएंटेशन टू टाइम प्लेस एंड पर्सन हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियली तो पेशेंट अपने अनफेमिलियर वे जहाँ कम जाते हैं वहाँ जाके लॉस्ट होगा। ग्रेजुअली फिर अपने घर के आसपास, लाइक घर से अपनी किसी शॉप में गए हैं शॉपिंग कुछ लेने के लिए, वो रास्ता भूल जाएंगे। और जब एडवांस स्टेज होती है उसमें तो पेशेंट अपने घर के अंदर भी रास्ता भूल जाएगा। लाइक उसने वॉशरूम जाना है, वॉशरूम ना जाकर वो किचन में चला गया और किचन में जाके वॉशरूम किया उन्होंने। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है। ओके। ऐसा भी हो इसमें सकता है। डॉक्टर क्या इन सब चीज़ों की वजह से कोई हार्म नहीं हो सकता, क्योंकि उस उम्र तक ऑब्वियसली आपकी फैमिली पूरी तरीके से बन चुकी होगी। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के साथ आपने अपने दादा दादी नाना नानी को भेज दिया बाहर, क्या ऐसा होता है कि वो बच्चे भूल गए या घर में नहला रहे हैं तो पानी ऑन रह गया, गैस के साथ कई बार ऐसा हो बिल्कुल, सकता ये है। तो सेफ्टी कंसर्न तो एडवांस अल्जाइमर वाले पेशेंट के साथ में हमेशा आपको देखने पड़ेंगे अपने एनवायरनमेंट के अंदर, घर के अंदर, कि आपका फर्श जो है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। बिकॉज एल्डरली पर्सन है, अल्जाइमर डिमेंशिया है, उनको पूरे सेंसेस नहीं है, दे कैन हैव ए फॉल, वो गिर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं। बाथरूम में नहाने गए, वहाँ अंदर चिटकनी लगा दी, अंदर बंद हो गए, अच्छा, हाँ, है ना, अंदर गिर गए, स्लिप हो गए, पता ही या नहीं चला। गैस के पास चले गए, गैस जलता छोड़ दिया। अगर आपने छोटा बच्चा उनको दिया टेक केयर करने के लिए, तो उसके साथ में भी कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। हो सकती है, तो अल्टीमेटली जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती जाती है अल्जाइमर की, तो आपको एक उनकी केयर गिवर चाहिए जो कि पेशेंट की हर चीज़ों को सुपरवाइज कर सके। अगर कोई मेडिसिन लेते हैं तो उनको भी सुपरवाइज तरीके से देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो दवाई खा के फिर भूल जाएंगे, फिर कहेंगे मैंने तो दवाई खाई नहीं है। राइट। इसमें जैसा आपने हमें जो सिम्टम्स बताए हैं, तो क्या डेली रूटीन भी लोगों की चेंज हो सकती है? बेसिक रूटीन तो सबका ही होता है, उठना है, फ्रेश होना है, नहाना है, काम पे जाना है। लेट्स सपोज इस समय तक वो रिटायर हो चुके हैं, ये सब रूटीन भी चेंज हो सकता है कि भूल गए नहाना है, भूल गए ब्रश करना ये है। बिल्कुल एडवांस स्टेज ऑफ अल्जाइमर में पेशेंट खाना पीना, नहाना, अपने कपड़े चेंज करना, कपड़े बदलना सब भूल सकता है। ये सब हर भी भूल हर सकता है। एक्टिविटीज़ में उसको एक असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो जाती होगी उन्हीं को जो पेशेंट हैं, कि अभी तो मुझे लग रहा है कि मैंने खा लिया है, बट सामने वाला कह रहा है तुमने खाना नहीं खाया है। बिल्कुल, तो ऐसा बहुत कॉमन होता है। जो एडवांस स्टेज अल्जाइमर के पेशेंट्स हैं, वो उनको खाना परिवार ने दे दिया, थोड़ी देर बाद में फिर कहेंगे कि मुझे खाना नहीं दिया। फिर वो फिजिकली भी वायलेंट हो सकते हैं, वो वर्बली भी अब्यूज़ करेंगे आपको। अब केयर गिवर्स के लिए बड़ी समस्या होगी कि अभी तो खाना खिलाया था। तो इसी में सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है केयर गिवर्स के लिए, कि आपका बहुत ही पेशेंस होना चाहिए। बार बार आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि ये जो पर्सन, घर का जो फैमिली मेम्बर ऐसा कर रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, हाँ। इट्स ए पार्ट ऑफ डिजीज़। तो उसको इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, समझेंगे, तभी जाके आप पेशेंट को मैनेज कर सकते हो घर में। इमोशनली भी चैलेंज होते हैं क्या लोग? जैसे कोई पहले बहुत चुलबुला था तो अचानक से चुप हो गए, कोई हाँ, चुप रहते वो थे तो अचानक से बिल्कुल बोलने बिल्कुल, लगे। जैसा मैंने बताया ना कि न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, एप्रीहेंशन और डिप्रेशन से लेके फ्रैंक साइकोसिस तक। तो पर्सनैलिटी चेंज भी पेशेंट का हो सकता है। इसमें एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, जो आपने अभी तक हमें लक्षण बताए हैं, क्या ऐसा होता है कि एडवांस में विजन का ब्लर होना या लॉस होना, हेडेक्स या इस तरीके के कोई, कि बाकी आपके बॉडी ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं अल्जाइमर्स में? नॉर्मली तो पर से अल्जाइमर डिजीज़ में तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, विजन से रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं, बट अदरवाइज कोई एग्जिस्टेंस और डिजीज़ हो गया साथ में, तो ये सिम्टम इस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है। हाँ, कन्फ्यूजन होना, डिसोरिएंटेशन टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, वो सब चीज़ें इट्स ए पार्ट ऑफ अल्जाइमर डिमेंशिया। अभी तक हम लोगों ने जिन लक्षणों पर बात की है, हम चाहते हैं कि एक बार आप उसको समराइज करके ज़रूर बता दीजिए कि किस उम्र के बाद आसपास के फैमिली मेंबर्स कौन से लक्षण को वॉच आउट करके समझ सकते हैं कि हाँ, शायद हमारा ये जो फैमिली मेंबर है ये अल्जाइमर से डिमेंशिया के दस्त पर देखिए, है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो ये समझना चाहिए कि अक्सर लोग मेमोरी लॉस को या भूलने की बीमारी को ये समझते हैं कि ये तो नॉर्मल एज के कारण हो रहा है, कि अब तो ये बुज़ुर्ग हो गए हैं इसलिए जी भूल जाते हैं कभी कभार। तो वही हमने ये फ़र्क समझना है कि कब तक ये नॉर्मल एजिंग का भूलना है और कब ये डिमेंशिया की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि नॉर्मल एजिंग के कारण जो फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी इम्पेयरमेंट होगा, वो यदा कदा कभी कभार, कभी नाम भूल जाना या अपॉइंटमेंट मिस कर देना
या कोई चीज़ इधर रख के भूल जाना, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद में मरीज़ को याद आ जाएगा। ठीक है। जबकि डिमेंशिया का पेशेंट, अल्जाइमर वाले पेशेंट में वो सिम्पटम बार-बार होंगे, रिकरिंग होंगे और वो पर्सिस्टेंट और प्रोग्रेसिव होंगे। तो यही एक फ़र्क है कि अगर पेशेंट को ये बार-बार हो रहा है, तो हमें उसको कंसर्न डॉक्टर को दिखाकर उसको इवैल्यूएशन कराना चाहिए कि ये अल्जाइमर हो सकता है। क्या है इसका इलाज अल्जाइमर्स का? पूरी तरह से क्योरेबल, ट्रीटेबल है या फिर सिर्फ मैनेजमेंट है? देखिए, अल्जाइमर का क्योरेबल है ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कंट्रोलेबल है। और आजकल एडवांसमेंट के साथ-साथ अब अल्जाइमर्स के डायग्नोसिस में भी बहुत सारी चीज़ें, क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ-साथ अब बायोलॉजिकल डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं हम। कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट आ गए हैं, कुछ सीएसएफ लंबर पंक्चर करके हम सीएसएफ का टेस्ट करके, उसमें भी कुछ बायोमार्कर्स हैं जिनकी हेल्प से हम अल्जाइमर को डायग्नोज़ कर सकते हैं एट अर्ली स्टेज। और अर्ली स्टेज में डायग्नोज़ करने का बेनिफिट ये है कि आजकल कुछ नई थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, जिसको टारगेटेड थेरेपी या एंटी अमाइलॉइड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कुछ दवाइयाँ आई हैं, जिनको कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में अगर हम स्टार्ट की जाए तो ये पाया गया है कि वो मॉडेस्ट बेनिफिट करती हैं इसमें, कि आप डिजीज़ के प्रोग्रेशन को आप रोक सकते हो, डिले कर सकते हो। तो इतना तो आज के एडवांस ट्रीटमेंट के साथ में पॉसिबल हो गया है। ठीक है। जो आप डायग्नोसिस की बात कर रहे थे, तो कोई ऐसे हैं चीज़ें स्क्रीनिंग टेस्ट या डायग्नोसिस के तौर पर कि हम अल्जाइमर्स का पहले ही पता लगा लें? उसके लिए तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट को ज़रा से भी फॉरगेटफुलनेस की हिस्ट्री है, तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए। कुछ हमारे टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, जिसके द्वारा हम स्क्रीनिंग करते हैं। एमएमएससी टेस्ट होता है एक हमारा, वो हम परफॉर्म करते हैं पेशेंट से, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि पेशेंट को मेमोरी इम्पेयरमेंट जेन्युइनली है या नहीं है। तो इसमें क्या एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन? नहीं, एक्सरे इससे प्योर क्लिनिकल टेस्ट। कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं, हम है ना, क्वेश्चनेयर्स करके पेशेंट से लेते हैं। उसमें अगर हमें डाउट लगता है कि अब ये इसमें डिमेंशिया का कंपोनेंट है, देन वी कैन परफॉर्म सम ब्लड टेस्ट और एमआरआई और समटाइम्स पेट स्कैन इज आल्सो इंडिकेटेड। ठीक है। डॉक्टर, कोई ऐसा है कि इन लोगों में अल्जाइमर्स होने का खतरा ज़्यादा है, जो कुछ आपके हिसाब से लोग हैं वैसे सेट ऑफ? हाँ, तो देखिए, अल्जाइमर का जैसे मैंने पहले बताया, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर तो एज है। बढ़ती हुई एज एक अल्जाइमर डिजीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। आफ्टर द एज ऑफ 65 वो रिस्क 3 गुना 2 गुना हो गई, फिर उसके बाद में 5 टाइम्स हो गया। तो ऐसे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, सपोज आफ्टर द एज ऑफ 80 और 85 ईयर्स, ये रिस्क ऑलमोस्ट मतलब 40% की ट्यून में हो जाती है। ओके। हाँ, तो हर 3 में से एक को अल्जाइमर होगा आफ्टर द एज ऑफ 85 ईयर्स, ऐसा है। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ एडवांसिंग एज। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो हार्ट के लिए और ब्रेन स्ट्रोक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो रिस्क फैक्टर हैं, हमारी जो वैस्कुलर हेल्थ है, जिसके अंदर हमारा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये जो हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये अल्जाइमर डिमेंशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी लेट 30s और 40s और 50s के ईयर्स के अंदर आपकी ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हैं, तो यू आर प्रोन टू हैव अल्जाइमर्स मोर एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। इसमें कुछ और ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जिस पे हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या ये एक कारण है अल्जाइमर्स का? अक्सर आजकल जैसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हम रह रहे हैं, तो कोई अपने 20s, 30s, 40s में करियर को लेकर के या पर्सनल लाइफ जो भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो क्या आगे चल के उनमें अल्जाइमर्स होने का रिस्क है? देखिए, अल्जाइमर होने के लिए कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, इससे मल्टी फैक्टोरियल। सबसे इम्पोर्टेंट एडवांसिंग एज, फिर मैंने आपको वास्कुलर रिस्क फैक्टर बताए, फैमिली हिस्ट्री, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ पर्टिकुलर जीन्स हैं, है ना, ApoE4 जीन जो होता है, वो अगर है तो उन पेशेंट्स के अंदर अल्जाइमर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा। ऑफ कोर्स ये जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पुअर स्लीप, डिस्टर्ब स्लीप एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। कई बार ऐसा होता है ना लोगों के साथ कि स्ट्रेसफुल कंडीशन तो है ही, उसके साथ में वो धीरे धीरे अकेले रहने लगते हैं। हाँ, सोशल आइसोलेशन जो है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। राइट। तो अगर आप सोशलाइज नहीं हो रहे, लोगों से नहीं मिल रहे, तो क्या ये भी आपको रिस्क में डालता है? बिल्कुल रिस्क बढ़ा देता है, ये आपका रिस्क बढ़ा देता है। तो इसमें सोशलाइजेशन में भी बहुत लोगों के ऊपर ना पीयर प्रेशर रहता है कि जैसे सोशलाइज हो रहे हैं अगर कॉर्पोरेट वे में, तो आपको है कि
अल्कोहल कंज्यूम करना पड़ेगा, स्मोक करना पड़ेगा, तब आप शायद उस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। जिसने खुद को उससे आइसोलेट कर लिया तो उनको फिर आप अलग ही कर देते कि अरे चलो इसको तो किसी पार्टी में नहीं बुलाएंगे, किसी में नहीं बुलाएंगे, ये तो कुछ करता नहीं है, करती नहीं है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक प्रेशर डालता है और इससे भी कुछ होता है थोड़ा बहुत। मतलब ऐसे डायरेक्ट तो नहीं मैं कहूँगा, बट हाँ ओवरऑल जब सारे फैक्टर्स को आप देखते हो तो ग्रेजुअली जब आप सोशली आइसोलेट हो जाते हो तो डेफिनेटली एक ब्रेन पे प्रेशर तो उस चीज़ का पड़ता ही है। न्यू स्किल सीखने की जब बात आती है, जैसे बचपन में हम कितने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी, इवन जॉब पकड़ ली, नौकरी लग गई, काम कर रहे हैं, उसके अलावा हमारी कोई लाइफ ही नहीं बचती है। तो अगर हम न्यू स्किल सीखना बंद कर देंगे तो क्या इससे भी हमारे दिमाग पर असर पड़ेगा? बिल्कुल। तो जब हम अल्जाइमर के जब प्रिवेंशन की बात करते हैं कि आर देयर एनी वेज टू प्रिवेंट अल्जाइमर, तो उसमें हमें एज ए होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। लाइक फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा आप अपने कन्वेंशनल जो वास्कुलर रिस्क फैक्टर है उस पर कंट्रोल करोगे। इसके अलावा मेंटल एक्टिविटी एंड सोशल एक्टिविटी, सोशली एंगेज रहना, अपने पीयर ग्रुप में जाना, और मेंटल एक्टिविटी में सर्टन मेंटल एक्सरसाइजेज, ब्रेन पजल्स, टू प्ले चेस, टू लर्न समथिंग न्यू, लाइक न्यू लैंग्वेज लर्निंग, सो दैट ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व योर ब्रेन का जो रिजर्व है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई नई भाषा सीखते हैं या कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं तो अल्जाइमर्स का रिस्क कम हो सकता है। बिल्कुल कम हो सकता है, क्योंकि ये आपके ब्रेन को चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल, ब्रेन का रिजर्व आपका मेंटेन करेगा तो उससे आपको रिस्क को कट डाउन करेगा। और जिनको अल्जाइमर हो भी गया है या डिमेंशिया अभी अर्ली स्टेज में है, उनको भी हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो एक उनको लैंग्वेज का ऐप डाउनलोड कर दो, नई लैंग्वेज लर्न कराओ, कोई न्यू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करो या सिंगिंग करो, या उनको चेस खेलने का बोलो या गार्डनिंग करना, कोई ट्राई टू लर्न ए न्यू हॉबी। सो उससे ब्रेन का नया नेटवर्क जो है, न्यूरोनल प्लास्टिसिटी है, देयर इज ए ट्रेमेंडस स्कोप इन ब्रेन जो कि आपको ये कॉप अप कर सकता है। तो ब्रेन का रिजर्व आपने बढ़ाना है, सो दैट कि अल्जाइमर डिजीज के कारण जो आपकी जो पैथोलॉजी है, जिससे ब्रेन धीरे धीरे डिजेनरेशन हो रहा है, अगर आपका बाकी रिजर्व पूल अच्छा होगा तो फिर आप उसको काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हो अपनी ब्रेन एक्टिविटीज। राइट। इसमें डाइट का रोल है, खाने की कुछ ऐसी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? डाइट का बिल्कुल डेफिनेटली एक हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लें, मेडिटेरियन डाइट जिसे हम कहते हैं कि फुल ऑफ फ्रेश प्लांट फूड्स हो गए, या आपके सीड्स हो गए और नट्स हो गए, है ना, आलमंड्स एंड वॉलनट हो गया। और इसके अलावा टू अवॉइड रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट जो है फूड है उसको अवॉइड करना, ठीक है, और अवॉइड कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करना। सो एक ये बैलेंस डाइट जो है ये ओवरऑल इट इज हेल्पफुल फॉर ब्रेन हेल्थ ऑल्सो। ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन B12, क्या ये दोनों बहुत मेजर कंपोनेंट है हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए? बिल्कुल, जैसा कि बताया हमने कि डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज तो हम एक इट्स ए न्यूरोडिजेनरेटिव प्रोसेस है, बट कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रीटेबल कॉज ऑफ डिमेंशिया या मेमोरी इंपेयरमेंट होते हैं। तो जब कभी भी हम अल्जाइमर लेबल करते हैं उससे पहले हम सेट ऑफ ब्लड टेस्ट जो करवाते हैं, उनके अंदर विटामिन B12 का लेवल, आपका थायराइड स्टेटस देखा जाता है, आपका शुगर लेवल चेक किया जाता है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है डिमेंशिया का या मेमोरी इंपेयरमेंट का। तो ये ट्रीटेबल कॉजेज हैं जिसको हम पहले रूल आउट करते हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी है तो पहले हमें वो करेक्ट करनी होती है। और कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं विटामिन B12 करेक्ट करने के लिए वी कैन इंक्रीज, अगर तो सिग्निफिकेंटली कम है तो बाय द वे ऑफ गिविंग मेडिसिन, आइदर ओरल और इंजेक्टेबल, और अदरवाइज हेल्दी डाइट, जैसा कि मैंने बताया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, इसके अंदर B12 प्लेंटी मिल जाता है। तो ये कर सकते हैं हम लोग। हमने डाइट की बात की और जो भी एक्टिविटीज़, हॉबीज़ की बात की। आपने अभी तक में फिजिकल एक्टिविटी पर भी बहुत जोर दिया है कि वो भी बेहद ज़रूरी है। ब्रेन के लिए कोई स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, वो आप बता सकते हैं कुछ? नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटी है फॉर वास्कुलर रिस्क फैक्टर, लाइक 30 मिनट्स पर डे वॉक फॉर 5 days ए वीक, 150 मिनट टोटल इन ए वीक वॉक करें आप। इसके अलावा स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, और यू कैन डू योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑल्सो। ठीक है, ये कर सकते हैं। दिस इज द एक्सरसाइज जो रिकमेंडेड है। हमारी नींद का भी असर पड़ता है अल्जाइमर्स के रिस्क को बढ़ाने में? मल्टीफैक्टोरियल है। स्लीप का मैंने पहले बताया था कि डिस्टर्ब स्लीप है, पुअर स्लीप है, आपकी रिफ्रेशिंग अगर स्लीप नहीं है तो वो भी आपकी ओवरऑल रिस्क को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, आपने जो रिस्क हमें बताएं, एक बार हमें ये भी बता दीजिए कि अगर जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही है वो चाहती हैं कि उन्हें आगे चल करके अल्जाइमर्स ना हो, तो कौन से रिस्क को हम अभी से करेक्ट करें, कंट्रोल करें, सो दैट हम कम से कम रिस्क में रहें अल्जाइमर्स होने के? देखिए,
एज जो बताया मैंने वो तो एक उस पे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हाँ। तो एडवांसिंग एज तो आपकी आएगी वो आएगी तो जब भी बढ़ेगी, आएगी। हाँ। उसके अलावा अराउंड 40 to 45% ऑफ केसेस ऑफ डिमेंशिया वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, प्रिवेंटेबल है कुछ हद तक, नॉट 100% बट कुछ हद तक प्रिवेंटेबल है। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अपना डायबिटीज़ का मैनेजमेंट आपका परफेक्ट हो, आपका बीपी कंट्रोल रहे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन रहे, ओबेसिटी नहीं हो, फिजिकल एक्टिविटी करें आप, आपकी स्लीप अच्छी हो, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आपको वर्क करना है। आज आप 30s 40s और 50s के अंदर आप इन चीज़ों पे अपना ध्यान दोगे तो लेट लाइफ में जाके आपकी कॉग्निटिव हेल्थ जो हेल्दी रहेगी, आपको रिस्क कम हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें डॉक्टर आप बताना चाहेंगे जो आपके पेशेंट्स ओपीडी बेसिस में लेकर के आते हैं अल्जाइमर्स को या डिमेंशिया को लेकर के, कि उनके साथ रियल लाइफ में क्या सिचुएशन हो रही होती है, और हम चाहते हैं कि आप केयर गिवर्स के बारे में भी बताएं कि वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि जितना प्रेशर उस पेशेंट पर है उतना प्रेशर उस केयर गिवर पर भी होता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे पेशेंट्स अल्जाइमर के अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं घर में। उनको डेफिनेटली एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पोजीशन हो जाती है घर के अंदर जब आपकी फैमिली में कैसा बुजुर्ग जो है आपका अल्जाइमर से ग्रसित हो जाता है। तो उनको हैंडल करने के लिए वही है, केयर गिवर्स का सबसे पहले तो पेशेंस होना चाहिए उनके अंदर, और डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये जो पेशेंट की जो हरकतें जो भी हो रही है, क्योंकि अल्जाइमर का पेशेंट एडवांस स्टेज में बहुत अजीबोगरीब हरकतें भी कर सकता है। वो कई बार ऐसा भी होगा कि वो कम्प्लीटली कपड़े नहीं पहने, न्यूड हो गए पूरे फैमिली मेम्बर्स के सामने, तो ऐसी भी ऑकवर्ड कंडीशन घर में आ जाती है। तो वो फैमिली मेम्बर्स को सबको अंडरस्टैंड करना है और फिर एक कोऑपरेट करते हुए और पेशेंट को हैंडल करना होता है बेसिकली। और केयर गिवर्स के साथ क्या सिचुएशन हो रही होती है? आई एम श्योर वो भी आपके पास आते होंगे चीज़ें लेकर के। केयर गिवर्स समटाइम गिव अप कर जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कई बार तो केयर गिवर्स जो है वो पेशेंट्स के साथ में भी अब्यूज कर देते हैं, फिजिकली वायलेंस भी कर देते हैं। ओके, ऐसी ऐसा भी हो ऐसी सकता तक है। नौबत भी आ जाती है। इसमें ना मतलब जैसे जो मरीज हैं उनके साथ ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं आजकल के, मतलब मैंने ऐसा सुना है, देखा है बहुत सारे लोग जो लोग होते हैं आसपास के कहते हैं नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ऐसा भी होता है? हाँ, बहुत सारे वही मैंने कहा ना कि जब तक आपको डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग केयर गिवर्स को या फैमिली मेम्बर्स को नहीं होगी तो तब तक वो उनको ऐसा ही लगेगा कि ये तो जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्जाइमर डिजीज़ वाले पेशेंट में ये सिम्टम हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, ये वेरी करते हैं। इसके अंदर डायगोनल वेरिएशन होता है, सनडाउनिंग होती है। लाइक मॉर्निंग में पेशेंट उठा, आपका ठीक ठाक लग रहा है, और इवनिंग आते आते जैसे ही सनडाउन का टाइम आया तो पेशेंट के सिम्टम में वर्सनिंग हो जाती है। तो उनको फैमिली मेम्बर्स को ये लगता है कि मॉर्निंग में तो बाबूजी बिल्कुल ठीक थे और शाम को आते आते अब जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का इशू दिखाई देता है फैमिलीज में। और इसमें क्या मतलब जान का भी रिस्क रहता है पेशेंट्स को भी, या जो आसपास उनके लोग रह रहे हैं? क्योंकि अक्सर जैसे हम लोग पोस्टर्स वगैरह देखते हैं कि लापता हो गए, याददाश्त नहीं हो, फिर बाद में पता चला कि बॉडी मिल तो रही बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो हो ही सकता है, क्योंकि ये तो सेफ्टी हज़ार्ड है ही, क्योंकि पेशेंट अपने सेंसेस में नहीं है, घर से बाहर गए फिर वापस नहीं आए, कोई गाड़ी हिट कर गई उनको, तो ये तो पॉसिबल है, इस टाइप के इंसिडेंट्स हो सकते हैं। बिल्कुल। एक हम चाहते हैं कि आप कुछ एडवाइस या टिप्स ज़रूर दे दें अल्जाइमर्स के मरीजों के लिए भी, या इवन जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके आसपास के कोई अल्जाइमर के मरीज़ हैं, कि उनके साथ वो बिहेव कैसा करे, कैसे चीज़ों को समझे, जाने, किन लक्षणों को देखे, सो दैट उनको पता हो कि हाँ ये बीमारी एक्चुअल में है, कोई नाटक नहीं कर रहा है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि जिनके घर में भी डिमेंशिया से ग्रसित या अल्जाइमर डिमेंशिया का कोई पेशेंट है, तो सबसे पहले तो आप भी उसको अंडरस्टैंड करें कि ये एक जेन्युइन न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, पेशेंट जानबूझ के नहीं कर रहा, और सिर्फ भूलने तक ही सीमित नहीं है इसके लक्षण। भूलने के अलावा पेशेंट को टाइम प्लेस पर्सन का डिसोरिएंटेशन होना, विजुअल स्पेशल डिसोरिएंटेशन होना, घर के अंदर रास्ते भूलने, बाहर रास्ते भूल जाना, नाम भूलना, लैंग्वेज में दिक्कत, जजमेंट में दिक्कत, तो मल्टीपल डोमेन सारे जितने हमारे कॉग्निशन के फंक्शन होते हैं सबको इम्पैक्ट करता है। और एवन इस हद तक इम्पैक्ट कर सकता है कि पेशेंट की खुद की जो डेली लाइफ है, अपना नहाने धोने से लेके कपड़े पहनने, कपड़े चेंज करने, खाना खाने तक, वो सबको इम्पैक्ट कर सकता है। और लेट स्टेज आते आते तो पेशेंट टोटली फैमिली के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाता है अपनी हर चीज़ की एक्टिविटी के लिए। राइट।
तो मेरी केयर गिवर से यही एक वो है, रिक्वेस्ट है कि आप उसके अंडरस्टैंड करें उनके सिम्टम्स को और उसको डिजीज़ का पार्ट समझें, और जैसे ही कोई नया सिम्टम आता है या कुछ भी वर्सनिंग होती है तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट के रेगुलर टच में रहें और सो दैट कि उसको सिम्टम्स को मैनेज किया जा सके। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी है। और जैसा कि आपने कहा कि आप समझिए सिम्टम्स को, उस पर ध्यान दीजिए और हो सके तो एक बार डॉक्टर से, एक्सपर्ट से जा करके मिल लीजिए, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए, क्लियर आइडिया हो कि आपके साथ क्या हो रहा है या आपके आसपास के फैमिली मेम्बर के साथ। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि पेशेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका भी पेशेंट रहना ज़रूरी है और जो मरीज़ है उसके साथ जो चीज़ें हो रही है तो खुद ही ऑब्वियसली कंफ्यूज रहता है। बिल्कुल, आपने सच में बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें बताई, समझाई डॉक्टर हमें। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को इस सेशन से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत सारे चीज़ें, इनसाइट्स उन्हें मिली होंगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस है अल्जाइमर या डिमेंशिया को लेकर के हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ सवाल हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोज़ और पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।